हिंसा, और इस सब के बीच में पिस रहा था टाटा ग्रुप का नैनो प्रोजेक्ट। सर, अब तो मुझे लगता है कि हमारे स्टाफ का अपने नए प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटमेंट ही ना ख़त्म हो जाए। अभी तो हमें यहाँ पर एक सेटअप इंस्टॉल करने के बाद लेबर को भी ढूंढना पड़ेगा, जिससे हमें कम कीमत पर ज़्यादा काम मिल सके। और यहाँ तो अलग ही कंट्रोवर्सी चल रही है। मुझे लगता है कि हमें सीएम से इस बारे में बात करनी चाहिए। हाँ, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। मैं इस सब से बहुत निराश हूँ और शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुझे अपने करियर में इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की मदद के बिना हम अपना प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद भी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और अगर लोग ही नहीं चाहते कि हम यहाँ अपनी फैक्ट्री प्लांट करें, तो हम लोगों के दिल में जगह कैसे बना पाएंगे? बिल्कुल सही कहा सर। टाटा ग्रुप लोगों के लिए है, लोगों के विरोध में नहीं। मेहता, सीएम ऑफिस में फोन लगा के मेरी उनसे मीटिंग फिक्स करो। मैं उनसे जल्दी से जल्दी मिलना चाहता हूँ। हमेशा चिल रहने वाले रतन टाटा निराश हो गए थे। वो नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने पर ध्यान देना चाहिए या दूसरी साइड ढूंढनी पड़ेगी। सीएम के साथ हुई मीटिंग में इस बारे में बात भी हुई। टाटा जी, आप समझ नहीं रहे हैं। यह सब हमारे ऑपोजिशन की साजिश है। आप जानते हैं कि बंगाल में रोजगार की कितनी कमी है। ऐसे में अगर आप उनकी मदद कर पाते हैं तो कितना बेहतर होगा, आपके लिए भी और जनता के लिए भी। आपको काम करने के लिए लोग चाहिए और लोगों को काम। देखिए, मैं अपनी कंपनी और अपने प्रोजेक्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहता हूँ। कई राज्यों में मेरे पास साइट्स के लिए ऑफर था, लेकिन मैंने बंगाल को सबसे ऊपर रखा और अब आपके राज्य में मुझे अपने काम की शुरुआत करने में डिले करना पड़ रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन थी तो आपको मुझे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं ऑपोजिशन से और किसान मोर्चा से खुद बात करूंगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बातचीत एक अच्छे नतीजे पर पहुंचेगी। ममता बनर्जी और किसान मोर्चा इस समझौते को लेकर राजी नहीं थे। जहां ममता बनर्जी इस मुद्दे के सहारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही थी, वहीं किसान मोर्चा की बात जायज थी। एक बहुत बड़ी जमीन, जो कि स्टेट की सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन मानी जाती थी, उसे सरकार ने बहुत ही कम कीमत पर खरीदकर टाटा को बेच दिया था। गुड मॉर्निंग सर। सर, मीटिंग रूम में सभी बोर्ड मेंबर्स आ चुके हैं। अब बस आप ही का इंतजार है। हाँ, उन्हें कह दो कि मैं बस कुछ देर में आ रहा हूँ। सर, कैसे रही आपके सीएम के साथ मीटिंग? सीएम का कहना है कि वो खुद ऑपोजिशन और किसान मोर्चा से बात करेंगे, लेकिन मुझे इस बातचीत के सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। लेकिन ऐसा क्यों सर? वो एक पॉलिटिशियन है और एक पॉलिटिशियन ही दूसरे पॉलिटिशियन को बेहतर तरीके से समझ सकता है। लेकिन एलन, जब पॉलिटिक्स ही एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए हो रही हो, तो ऐसे में इस समझदारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो फिर हमें और क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि मुझे ममता बनर्जी से खुद बात करनी पड़ेगी। शायद मैं उन्हें अपना पक्ष समझा सकूं। सर, सीएम ऑफिस से फोन आ रहा है। हेलो। टाटा साहब, आप निश्चिंत होकर फैक्ट्री का काम शुरू कर दीजिए। मेरी ओपोजिशन और किसान मोर्चा दोनों से ही बात हो गई है और धीरे धीरे इस मैटर को बंद कर देंगे। आप निश्चिंत हो जाइए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सीएम ने फोन पर झूठ बोला था ताकि रतन टाटा दूसरे ऑप्शंस की तलाश में ना चले जाएं। पर यह झूठ टाटा कंपनी के लिए बहुत भारी साबित हुआ। कंपनी ने करीब 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा था, जिसमें से 24 महीनों में प्लांट के लिए अच्छा खासा खर्च किया जा चुका था। लेकिन तभी नंदगांव में हिंसक दंगे शुरू हो गए और इसकी वजह थी सरकार द्वारा आज़ादी से पहले के कानून के हिसाब से किसानों की ज़मीन को केमिकल हब बनाए जाने के लिए हथिया लिया जाना। इन दंगों ने और दूसरे पॉलिटिकल इवेंट्स ने रतन टाटा को नैनो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए दूसरी जगह ढूंढने के विकल्प पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। दिसंबर 2006 में ऐसी ही एक पॉलिटिकल प्लानिंग ने पूरे भारत का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और ये थी ममता बनर्जी की भूख हड़ताल। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रूलिंग पार्टी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस भूख हड़ताल शुरू करने जा रही है। आखिर सरकार चाहती क्या है? क्या वो किसानों से उनका हक छीनना चाहती है? आइए इस मुद्दे पे बात करते हैं अरुंधति रॉय जी से। ना तो सरकार को इस बात की कोई फिक्र है, ना ही टाटा ग्रुप को। वो जमीनों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है और पर्यावरण को उसने बिल्कुल किनारे रख दिया है। मैं तब तक अपनी भूख हड़ताल खत्म नहीं करूंगी जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता, और इसके लिए सरकार को टाटा ग्रुप की फैक्ट्री को बंद करवाना ही होगा और किसानों को जमीन वापस देनी होगी। और ये भूख हड़ताल 23 दिन बाद खत्म हुई
लेकिन इसने टाटा ग्रुप को दूसरे ऑप्शन पर सोचने के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया था। अभी तक ना तो नैनो का प्रोडक्शन शुरू हो पाया था और ना ही टाटा के सीईओ को सुकून से सांस लेने को मिल पाई थी। ऐसे में आई 3 अक्टूबर की तारीख। आखिर क्या था इस स्पेशल दिन? दरअसल इस तरह के विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल ने टाटा ग्रुप के डायरेक्टर्स का मन बदल दिया था और अब वो खुद दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते थे। इसी सिलसिले में मीटिंग तय की जा रही थी कि तभी रतन टाटा का फोन बजा। इस फोन कॉल ने तय कर दिया कि अब सिंगूर से हटकर नैनो प्रोडक्शन प्लांट को कहां ले जाया जाएगा। आखिर ये फोन किसका था? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। सिंगूर में हुए विवाद ने रतन टाटा को टेंशन में डाल दिया था। जिस सपने के लिए वो पिछले 1 साल से काम कर रहे थे, अचानक वो सपना उन्हें टूटा हुआ नजर आने लगा। एक पल के लिए रतन टाटा ने बना लिया था कि वो अब टाटा नैनो को लॉन्च करने का सपना छोड़ देंगे और जल्द ही वो इसका अनाउंसमेंट करेंगे कि टाटा कंपनी नैनो कार मार्केट में नहीं उतारेगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ को पूरे दिल से चाहो उस चीज़ को पूरा करने के लिए पूरी कायनात जुट जाती है। रतन टाटा अपने केबिन में बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे कि अचानक उनके मैनेजर मेहता केबिन में आए। सर, आपके लिए ज़रूरी फ़ोन है। मेरे लिए फोन हो सकता है किसी न्यूज़ चैनल वाले का हो। इस कंट्रोवर्सी में उन्हें भी तो अपनी रोटियां सेकनी हैं। कभी कभी कई मुलाकातों से भी आपका काम नहीं बनता, तो कभी कभी एक छोटा सा फ़ोन कॉल भी आपके सारे बिगड़े काम बना देता है। यही रतन टाटा के साथ भी हुआ। जैसे ही मेहता ने रतन टाटा को फ़ोन थमाया, सामने से एक भारी भरगम आवाज़ आई। नमस्कार टाटा साहब, मैं गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बोल रहा हूँ। जैसे ही गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, उसी वक्त टाटा की नज़रें मेहता की तरफ गई। रतन टाटा के एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे कि वो इस वक्त किसी से भी बात करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने फुसफुसाते हुए खुद से कहा, मुझे इन पॉलिटिशियंस के बीच में नहीं फंसना है। अभी एक से पीछा छूटा था कि अभी गुजरात के मुख्यमंत्री का फोन आ गया। इधर रतन टाटा खुद से बातें किए जा रहे थे, उधर मेहता रतन टाटा को इशारों में समझाते हुए कह रहा था कि सामने फोन पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे बात करना चाह रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हेलो बोलते जा रहे थे। हेलो हेलो टाटा साहब। जी मुख्यमंत्री जी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले रतन टाटा के हाल चाल की खबर ली और उनकी हेल्थ के बारे में पूरा अपडेट लिया। रतन टाटा ने भी अपने मूड को सही करते हुए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का जवाब देते हुए कहा, जी मुख्यमंत्री साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मेरी हेल्थ के बारे में पूछा। मैं एकदम फिट हूँ, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा परेशान हूँ और आई होप आपको पता होगा कि मैं क्यों परेशान हूँ। जी टाटा साहब, इसलिए मैंने आपको फोन किया। देखिए मुख्यमंत्री साहब, अगर आप किसी तरह की राजनीति करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे इससे दूर रखिए। मैं इन सब चीजों से बहुत तंग आ चुका हूँ। रतन टाटा की इस बात में थोड़ी सी कड़वाहट भरी हुई थी, लेकिन यह कड़वाहट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि सामने से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसे सुनकर रतन टाटा ने एक लंबी आह भरी। मुख्यमंत्री जी, आप जो कह रहे हैं ऐसे ही कुछ दिनों पहले बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी कहा था, लेकिन आखिर क्या हुआ ये तो सबको पता है। लेकिन टाटा साहब, हम जो आपको जमीन दे रहे हैं वो जमीन पूरी तरह से सरकार की है और उस जमीन पर ना तो किसी का विरोध होगा, ना तो किसी तरह का कोई भी आंदोलन। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें सुनकर रतन टाटा सोच में डूब गए। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा फोन करने का वादा करते हुए काट दिया। तभी इसी बीच खबर आई कि सिंगूर में हिंसा ने एक बड़ा रूप ले लिया है, जहां पुलिस ने आंसू गोले और रबड़ की गोलियां आंदोलनकारियों पर छोड़ दिया, जबकि जवाबी कार्यवाही में आंदोलनकारियों ने भी पुलिस पर बम और ईंटें पत्थर बरसाए। इस खबर ने रतन टाटा को और बेचैन कर दिया। उन्होंने फौरन मेहता से कहा, मेहता, जल्दी से मीटिंग बुलाओ। अब वक्त आ गया है कि हम अपने इस प्रोजेक्ट पर कोई फैसला लें। ये सर अभी मीटिंग बुलाता हूँ। रतन टाटा से ऑर्डर मिलते ही मैनेजर मेहता ने फौरन सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फोन करके कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचने को कहा
सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी ये समझ गए थे कि टाटा नैनो प्रोजेक्ट अब बंद होने वाला है। हेलो साइरस सर, रतन सर ने 15 मिनट में मीटिंग बुलाई है। अच्छा, वैसे मेहता सर ने मीटिंग किस वजह से बुलाई है? मेहता बताने में हिचकिचा रहा था, लेकिन जब साइरस मिस्त्री ने एक बार और पूछा तो मेहता ने जवाब दिया, सर आई थिंक रतन सर शायद इस प्रोजेक्ट को क्लोज करने की सोच रहे हैं। जवाब सुन साइरस मिस्त्री भी शॉक में थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी अंदाजा था कि ये प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा। प्रोडक्शन में देरी होने की वजह से पहले ही टाटा कंपनी नुकसान में चल रही थी, और ऐसे में ये नुकसान और बड़ा ना हो जाए तो कहीं ना कहीं इसी वजह से इस प्रोजेक्ट का बंद हो जाना ही बेहतर था। सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस सोच के साथ इस मीटिंग में आए थे कि टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन रतन टाटा इस मीटिंग में प्रोजेक्ट क्लोजर की ही बात करेंगे। ठीक 15 मिनट बाद मीटिंग शुरू हुई। सभी के चेहरे उतरे हुए थे सिवाय एक शख्स के। जेंटलमैन, क्या हुआ? अब आपके चेहरे क्यों लटके हुए हैं? सब ठीक तो है ना? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, सभी ने सिर्फ सिर हिलाकर हामी भर दी। तभी रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री से जो सवाल पूछा उसे सुन साइरस मिस्त्री हैरान हो गए। तो साइरस, हमारी जो ये टाटा कार होगी उसकी कॉस्टिंग को हम और किस तरह से कम कर सकते हैं? देखो, हमें हर हाल में इस कार को 1 लाख के बजट में लाना होगा। सर कार? मैं कुछ समझा नहीं। ये मीटिंग तो आपने... क्या हुआ साइरस? तुम ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे मैंने कुछ अजीब चीज पूछ ली। लेकिन सर, मेहता ने बताया था कि आप इस मीटिंग में कुछ और डिस्कस करने वाले हैं। साइरस मिस्त्री के इतना कहने पर रतन टाटा ने किनारे बैठे मेहता की तरफ तिरछी निगाहों से देखा। मेहता चुपचाप उठकर रतन टाटा के पास आया और उनके कानों में कुछ फुसफुसाया। न जाने क्या फुसफुसाकर मेहता वापस अपनी सीट पर बैठ गया। रतन टाटा ने सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ देखा, फिर अपना कोट ठीक किया और कहा, आई नो, जो भी हो रहा है वो हमारी कंपनी के लिहाज से अच्छा नहीं है और ये वक्त जरूर हमारी कंपनी पर भारी है, लेकिन सालों से चली आ रही टाटा कंपनी ने न जाने कितने बुरे बुरे हालात देखे और हर बार हमारी कंपनी इस तरह के हालातों को पार करके इस देश की सबसे बड़ी कंपनी बनी है, और आने वाले सालों में भी टाटा कंपनी इस देश की बड़ी कंपनियों में से एक होगी। पूछो क्यों? किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रतन टाटा के क्यों का क्या जवाब दिया जाए। जब मीटिंग में सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया तो रतन टाटा ने खुद ही अपने पूछे हुए सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया। आज देश के हर कोने में टाटा के प्रोडक्ट्स जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि हम इस देश की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनी हैं, बल्कि इसलिए कि लोग हम पे भरोसा करते हैं, और लोग हम पे भरोसा इसलिए करते हैं कि हम अपने प्रॉमिस को डिलीवर करते हैं। अगर टाटा ने ये कहा है वो आम आदमी के लिए कार लेकर आएगी तो वो लेकर आएगी। टाटा ने आम आदमी को प्रोडक्ट नहीं बल्कि खुशियां दी हैं, और एक बार फिर से टाटा लाख टकिया कार देकर आम नागरिकों को खुशियां बांटने का काम करेगी। रतन टाटा की इन बातों ने जैसे वहां बैठे सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर जोश सा भर दिया था। सभी के उतरे चेहरे अब खिल गए थे, लेकिन फिर भी सभी के मन में एक यही सवाल चल रहा था कि आखिर ये सब होगा कैसे। बंगाल में जो सिचुएशन इस वक्त है उस हिसाब से वहां प्लांट हटाना ही होगा, और बिना प्लांट के प्रोडक्शन कैसे होगा। वैसे रतन टाटा मीटिंग में मौजूद सभी के हाव भाव को अच्छे से पढ़ रहे थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद रतन टाटा ने कहा, वैसे इस मीटिंग को अचानक से बुलाने का यही मकसद था कि आप लोगों को बताया जाए कि अब हम अपना प्लांट सिंगूर से गुजरात के सानन में शिफ्ट कर रहे हैं। मेरी बात गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से हो गई है। इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने हमारा साथ दिया है और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि जैसा बंगाल में हुआ है वैसा वो गुजरात में नहीं होने देंगे। जैसे ही रतन टाटा ने ये बात कही, सब हैरान होने के साथ साथ खुश हो गए। वाह सर, ये तो वाकई में बहुत खुशी की बात है। साइरस और एलन, तुम गुजरात के मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी के साथ कोऑर्डिनेट करके सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करो, और गिरीश और अश्विन, तुम इस प्रोजेक्ट पर पूरा फोकस करना शुरू कर दो। हमें इस प्रोजेक्ट को टाटा का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाना है। जहां मीटिंग शुरू होते ही सब उदास थे, वहीं अब मीटिंग खत्म होते ही सबके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ गई थी। जो भी टास्क रतन टाटा ने सबको दिए थे उस काम में फौरन सभी लोग जुट गए थे। इधर रतन टाटा भी अपने केबिन की ओर चले गए थे।
केबिन में आते ही रतन टाटा ने सबसे पहले पानी पिया और टेबल के सामने रखे न्यूज़पेपर को किनारे रखा और फौरन मेहता को फोन मिलाया। यस सर। हाँ मेहता, ओ मीटिंग में मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि तुम्हारे लिए भी एक टास्क है। मेरे लिए टास्क? जी सर बताइए, मुझे क्या करना होगा? मेहता से बात करने के दौरान रतन टाटा ने किनारे रखे हुए न्यूज़पेपर को अपनी ओर खींचा और मेहता को उसका टास्क बताया। टास्क सुनकर मेहता ने सिर्फ इतना ही कहा, सर ये काम तो हो जाएगा, लेकिन इसकी टाइमिंग क्या होगी? रतन टाटा ने अपनी रिस्ट वॉच देखी और मेहता को ऑर्डर देते हुए कहा, एक काम करो तो तुम उसकी टाइमिंग सुबह 8 बजे रखो। ये टाइमिंग सुन मेहता अपने माथे को स्क्रैच करने लगा और मन ही मन बोलने लगा। पर ये तो काफी जल्दी है। लेकिन मेहता ने रतन टाटा की बात मानते हुए हामी भरते हुए कहा, सर ये टास्क हो जाएगा। आखिर रतन टाटा ने मेहता को क्या टास्क दिया था? क्या मेहता उस टास्क को कर पाएगा? क्या टाटा नैनो आसानी से मार्केट में उतर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे।